हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार जो सामाजिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था और अंग्रेज जो कई अफसर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो भी आए भारत में शिक्षा पर बल देने के पक्ष में, उनका भिन्न भिन्न मत था और भिन्न भिन्न विचार था। जैसा कि हमने ऊपर पर इससे पहले चैप्टर में उसे देख लिया है। अब देखिए, अब आगे चल के जैसे जैसे शिक्षा पर बल दिया जाता है तो उस समाज में जो महिलाओं की जो भी अवस्था थी और अब उसको सुधारने की बात चल रही थी, क्योंकि अब सामाजिक सुधार की बात शिक्षा के माध्यम से उठी थी, जो कि धीरे धीरे बदलती जा रही थी। अब बारी थी महिलाओं की। महिलाओं का बहुत अधिक शोषण हुआ करता था और उनके साथ बहुत अधिक जो प्राचीन काल से जो प्रथाएं चली आ रही थी, उसमें वो प्राचीनतम जो भी रस्म रीति रिवाज थे, अब उसमें बहुत परिवर्तन भी आ गया था और उसके माध्यम से उनका शोषण हुआ करता था। तो उसके बहुत से कारण थे। आगे देखिए, अब इसमें हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। शुरू में इसकी भूमिका है। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवार में ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर भी उनमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं वे कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति एवं समुदाय व व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। काम मिलने पर या न मिलने या मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो परिवार हैं की लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी चुन नहीं सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी। हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से भी ये उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ है कि सदाचारी महिला थी और संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा पर महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं होती थी। देश के बहुत सारे भाग में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ती और लिखती, पढ़ना लिखनी या पढ़ेंगी लिखेंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। तो बहुत सी ऐसी गलत विचारधाराएं थी जो समाज में प्रचलित थी। और आज की आधुनिक काल में की जो बहुत सारी जो लड़कियों से संबंधित व्यवस्था है वही सब बताई गई है। तो आगे प्राचीन समय में क्या स्थिति थी, जब ब्रिटिश
काल चल रहा था, अर्थात जो आधुनिक काल का इतिहास है उसमें क्या स्थिति थी। देखिए ये सती प्रथा के बारे में एक चित्र दिया गया है। सती बाल थराज शॉलविन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जा सकता था। तो इसका एक चित्र है, इस स्त्री को इस जलती चिता में ज़बरन ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार स्त्रियों का शोषण हुआ करता था कि अगर वो उनके साथ ही दहन हो जाएंगी अपने पति की चिता के साथ, तो वे ऐसी प्रथा थी प्राचीन समय में। ऐसा माना जाता था कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगी और वो अपने पति के साथ चली जाएंगी। तो और फिर बहुत सी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी। तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए अब आगे समाज में कैसे कैसे प्रथाएं थी और कैसे कैसे आगे चल के उसमें बदलाव किए। समाज में सिर्फ स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। किस काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे जबरदस्त दस्तकार आते थे। शूद्र, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पे ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने या जाति के आधिपत्य वाले घाट, तालाबों व नहरों की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान उनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़दीकियाँ धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ये कैसे हुआ। तो जो समाज में पहले 4 वर्ण थे, उसमें से तीसरे और चौथे वर्ण की बात की गई है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में प्रचलित थी। उनको अछूत समझा जाता था या उनसे ऐसे कार्य कराए जाते थे जो जिससे करने से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। और इसके साथ ही साथ वहाँ उन्हें तालाब और घाटों से दूर रहकर स्नान करना पड़ता था। उसको छूना नहीं, उसको स्पर्श नहीं करना होता था। और साथ ही साथ जो कुएं का जल है जो भी प्राप्त होता था, तो उनको दूर रहने का प्रावधान था कि आप उस कुएं से या जो भी जलाशय है वहाँ से वे जल निकाल नहीं सकते अपने उपयोग के लिए। अब देखिए आगे परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिस से चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि
संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिसके बारे में आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। हमने देखा कि बाद में जो गुरुकुल थे, फिर वहाँ से हटके स्कूल कॉलेज की स्थापना हुई, वहाँ पे पाठ्यक्रम की पुस्तिकाएं चालू हो गई, तो उसी की बात करी है। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक मुद्दों एवं पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ये जो चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। तो प्रारंभ में जब बात करी है कि जब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आने लग गए, तो जिस प्रकार पहले पांडुलिपि थी तो वे सीमित थी और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादा समय तक उसे नहीं पहुंचाया जा सकता। तो उसके अपेक्षा अब समाचार पत्र, किताबें, पुस्तकें, पर्चे और भिन्न प्रकार के जो कागज़ और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब आने की वजह से तो समाज में और अधिक बदलाव आ रहे थे। और इससे क्या होता था कि जो भी खबरें होती थी, जो समाचार होते थे या जो बदलाव होते थे, वे तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे। और इससे जब जनता जुड़ती थी और परिवर्तन के बारे में जानती थी, तो वो परिवर्तनों को अपनाती थी और जो आंदोलन हुआ करते थे समाज में, उसमें उनका योगदान अधिक बढ़ जाता था, क्योंकि इसके माध्यम से जो जानकारी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी से फैलती थी। तो इसके कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक बहुत सारे परिवर्तन आए। इस तरह की जो बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन रॉय इसी तरह के सुधारक थे। राजा राम मोहन रॉय, अब इसकी बात हमने पहले भी करी थी कि जो थे ये प्रथम जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, और ये इनका ये विचार था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वे, और इसके बाद जो भारतीय जो परंपरागत रीति रिवाज बनते आ रहे हैं या जो चलते आ रहे हैं, तो इन सब के दोनों के मिश्रण से जो समाज है वो और अधिक प्रगति कर सकता है और अधिक अच्छा चल सकता है। उनका ऐसा विचार था राजा राम मोहन रॉय का। ये इन्होंने सुधार पे भी बहुत बल दिया। जो सामाजिक बहुत सारे बदलाव हुए थे, उसके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी तरह के एक सुधारक थे और उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने किस संगठन की स्थापना करी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय द्वारा कहाँ पे? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की या ब्रह्म सभा की स्थापना करी। ये सुधारवादी संगठन था जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में ये ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लग गया। कलकत्ता में ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा, और इसका जो आखिर में बाद में नाम पड़ा, ब्रह्म समाज के नाम से इसे जाना लग गया। और राजा राम मोहन रॉय जैसे बहुत सारे
सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनका विचार था कि इस तरह के जो परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो सामाजिक परिवर्तन राजा राम मोहन रॉय द्वारा उनका बहुत अधिक इसमें योगदान रहा है और समाज के जो परिवर्तन आए हैं, परिवर्तन थे, वे चाहते थे कि जो भारतीय जनता है वे उसे अपने जीवन पे उतारे। ये देखिए राजा राम मोहन रॉय की एक तस्वीर। राजा राम मोहन रॉय रॉयल रेम्बोर्ट पील द्वारा बनाया गया ये चित्र 1833 में। राजा राम मोहन रॉय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादातर स्वतंत्रता एवं समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस तरह की महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाना और पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने क्या आवाज़ उठाई, जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जिस प्रकार पुरुषों को स्वतंत्रता है उनके अधिकारों का उपयोग करने की, उसी प्रकार महिलाओं को भी होनी चाहिए, इस पर बल दिया और स्वतंत्रता समानता पर इन्होंने अधिक जोर दिया। और साथ ही साथ इनका मानना था कि जो महिलाएं हैं वे पढ़े और समाज में बाहर निकले। और साथ ही साथ जो घर में और जो बाहरी जो स्वतंत्रता और समानता पुरुषों को मिलती है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों को भी मिले, इन सब पर इन्होंने जोर दिया। और इनका ये मानना था कि जो स्त्रियों की दुनिया रसोई घर से और घर तक ही सीमित हो जाती है, तो वे चाहते थे इन सब मामलों में, इन सब में उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही साथ देखो, विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन रॉय द्वारा क्या बदलाव लाने की कोशिश करी, ये इसमें से एक प्रश्न ये आता है राजा राम मोहन रॉय के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को कब समाप्त करवाया था। उन्होंने अधिक जोर दिया था और इसके लिए उन्होंने जो ब्रिटिश अफसर थे उन्होंने उसका सहयोग भी प्रदान किया था। उनकी सहायता से भारतीय जो लोग थे वे प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो उनका कोई तालमेल नहीं बैठता था। तो जब उनके साथ एक भारतीय व्यक्ति रहता था तो जो अपनी अपने समाज का होता था और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता था, तो उसका उस पर अधिक प्रभाव पड़ता था सामान्य जनता पर। और उसका जो योगदान करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, जो अधिकारी थे, वे योगदान दिया करते थे। राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि जो विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने विधवा विवाह पे भी बल दिया था। आगे और भी विद्वान थे जिन्होंने विधवा विवाह पर बल दिया था। प्रारंभ में ऐसा होता था कि जो बाल विवाह होता था और इसके पश्चात कईयों लड़कियों का कईयों का बाल विवाह होता था। तो उस दौरान क्या होता था, जो बालिकाएं होती थी उनके
पति की मृत्यु भी हो जाती थी, जैसे बड़े से पुरुष के साथ किसी छोटी बालिका का विवाह करा दिया, तो इससे क्या होता है, जब पुरुष की आयु बड़ी होती है तो वो पुरुष जल्दी मर जाता है, और या किसी कारणवश भी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो आगे की जो बालिकाओं की ज़िंदगी होती है वो पूरे वर्ष ऐसे ही मतलब गुजारनी पड़ती है, उनके पास कोई सहारा नहीं होता। तो इन सब जो समस्याएं समाज में उभरी थी, इसकी समाप्ति के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अधिक प्रयास किया। इससे बहुत अधिक जो महिलाएं हैं वे अपनी जो विधवाएं महिलाएं होती थी वो बहुत कष्ट भरा जीवन जीती थी। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो इस पे आधारित हैं, अभी भी समाज में देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो सुधार में जो जोर दिया था प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के समय में वे थे राजा राम मोहन रॉय। इसी बात की को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ये भाषाविद भी थे। किस किन भाषाओं में? संस्कृत में सर्वप्रथम, फारसी में, और भारत की कई अन्य भाषा थी वे, और इसके साथ ही यूरोप की भाषाओं में। उन्होंने अपने लेख के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आप अध्याय 7 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, और फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो विधवा विवाह पर इनका ये मत था कि जो विधवाएं हैं और ये उन्हें जबरन जो प्राचीन समय में महिलाएं थी वो खुद अपने आप को सती करती थी अपनी इच्छा से, अपने पति के साथ मतलब अपने आप को चिता में उनके साथ दहन हो जाती थी। लेकिन इस जो राजा राम मोहन रॉय ये समझाना चाहते थे समाज में कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो भी जो पुरातन संस्कृति जिससे चली आ रही है जिन ग्रंथों के आधार पर, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है, और जो अब के समय में जो जिस समय राजा राम मोहन रॉय थे उस समय के काल में जो विधवाएं थी उन्हें जबरन अग्नि पे बैठाकर उन्हें जलाया जाता था। तो उन्होंने इसका बलपूर्वक विरोध किया, और जो अंग्रेज जो अफसर थे वो इन सब जो हमारी भारतीय परंपरा थी इन सब का बहुत अधिक विरोध करते थे। और राजा राम मोहन रॉय को मतलब वो कई भाषाओं के विद्वान भी थे और वे बाहर से अपनी शिक्षा पूर्ण करके आए थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वे राजा राम मोहन रॉय को बहुत सम्मान देते थे और शिक्षित मानते थे। तो इन्हीं के समर्थन द्वारा 1829 में जो सती प्रथा थी उसे पूर्ण रूप से बंद कर दी। राजा राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या काव्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते
हो, उसके बाद में वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपराओं के खिलाफ है। तो मोहन रॉय ऐसा नहीं है कि अब उनके मन में आया ऐसा विचार और बोल दिया। हालांकि जो उनका जो भी तर्क करते थे वे जो उससे करते थे अधिकांशतः जो ग्रंथ होते थे जैसे गीता हो गई, भागवत गीता हो गई, और इसके अलावा जो भी कई पुराण हो गए, और जो भी 18 पुराण हैं, अग्नि पुराण और वामन पुराण, नरसिंह पुराण, कच्छप पुराण, ये सब जो थे इन सब के जो ग्रंथ हैं, इन सब के श्लोकों के आधार पर वे उनसे अपना जो उनके विचार से जो संबंधित होता था या जो उनके विचारों से जुड़ा हुआ होता था उसका उदाहरण लेके अपने विचारों को समझाया करते थे, जनता के समक्ष प्रस्तुत किया करते थे। ये देखिए कुंडा पर झूलने वाला त्योहार, ये देखिए ये है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वह अपनी खाल को कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचनाएं शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर पर आलोचना की गई और बाद में ये त्यौहार बंद कर दिया गया था। ये देखिए इसके अंदर जो कुंडा होता है वे अपने शरीर के अंदर उसे खाल के अंदर से उसे कुंडे पे अपने शरीर को लटकाते थे और फिर इस प्रकार का झूला झूलते थे। ये पारंपरिक कुछ इनकी विचार थे कि इससे कुछ जो देवी देवता होंगे वे प्रसन्न होंगे। ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी जो भारतीय समाज आंदोलन आधुनिकीकरण में हुए थे उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। तो जो हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे कुप्रथाएं थी जो समाज में बढ़ती चली जा रही थी और जो अंधविश्वास था, तो उसको सुधारने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो थी उसकी आर्य समाज जो संगठन है एक, उसकी स्थापना करी 1875 में। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। प्राचीन ग्रंथों का हवाला प्रारंभ में राजा राम मोहन रॉय ने दिया, फिर उन्हीं के समर्थन करने वाले थे ईश्वरचंद विद्यासागर, उन्होंने दिया और विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो क्या हुआ, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि विधवा विवाह नहीं किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जो सरस्वती चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनको समाज का बहुत जो बहिष्कार है बहुत अधिक सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा
रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाई इलाकों में वृषलिंगम पंतलू से विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया गया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो अब ये धीरे धीरे जो विद्वानों द्वारा समर्थन किया जा रहा था विधवा विवाह का, वे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 19वीं शताब्दी के उत्तर भारत में, फिर दक्षिण भारत में, और इस प्रकार मद्रास में और धीरे धीरे भिन्न भागों में इसका समर्थन होने लग गया। और जो दयानंद सरस्वती थे, ये भी इसकी विधवा विवाह के समर्थन का पक्ष लिया करते थे। और जो अनेक बुद्धिजीवी समाज सुधारक थे, उन्होंने भी इसका पक्ष लिया। और मुंबई में भी जो कई युवा थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा विवाहों की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके नए कानून का विरोध करते रहे। तो जो रूढ़िवादी थे, जो इन परिवर्तनों को नहीं पसंद करते थे, वो इस जो नियम था, ये जो चल रहा था समर्थन विधवा विवाह के पक्ष में, उसको समर्थन नहीं दिया करते थे जो रूढ़िवादी थे। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। तो अब देखिए, जो ईश्वरचंद विद्यासागर है, ये उनकी तस्वीर हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं 1875 में, ये देखिए, ये है हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं हैं। 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसी शुरुआती संस्थाओं में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अब लड़कियों की शिक्षा पर प्रयास किया जाने लग गया, जोर देने जाने लग गया। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की जो दशा सुधारने के लिए लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई के बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों का भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही लिखना पढ़ना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की जो सामाजिक एवं राजनीतिक
पुस्तक में अपनी राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? और वे ऐसी जो महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। तो ये जो राजसुंदरी देवी हैं उनके बारे में बात करिए। कहने का मतलब देखिए, जो बालिकाएं थी उनकी शिक्षाओं के बारे में जोर दिया जा रहा था। समाज में जो नए नए विद्वान थे, जो बुद्धिजीव थे, जो उभर के आ रहे थे, उनका ये मानना था कि जो स्त्रियां हैं उनको भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनको भी स्कूल में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार लड़के पढ़ते हैं उसी प्रकार लड़कियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इससे समाज में सुधार आएगा और लड़कियों में समझ विकसित होगी। लेकिन बहुत से ऐसे अभी भी रूढ़िवादी थे जिनका मानना था कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें सामाजिक स्थान से दूर रखा गया। और साथ ही साथ भिन्न प्रकार की जो बातें थीं वे जो समाज में बहुत अलग अलग प्रकार की बातें चलती थी, वे उस पर जो रूढ़िवादी थे उस पर अधिक अपना ध्यान दिया करते थे। और इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के आखिरी जो हिस्से से आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा राष्ट्र की लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, महाराष्ट्र की लड़कियों के लिए। तो अब धीरे धीरे ये देखिए, ये हिंदू विश्वविद्यालय की हमने तस्वीर देखी जिसमें जो स्त्रियां हैं वे भी पढ़ती थीं, लड़कियां जो बालिकाएं हैं। और इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में उसके अंत में आर्य समाज द्वारा, जो आर्य समाज हमने देखा, दयानंद सरस्वती जिनके संस्थापक थे, 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। उन्होंने पंजाब में विद्यालय खोला दयानंद सरस्वती द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। और साथ ही साथ ज्योतिराव फूले, जो कि ये कहाँ के थे? पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के। इन्होंने भी लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ के आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाएं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। तो धीरे धीरे प्रारंभ में जो शिक्षा पर बल दिया गया, वे अधिकांश तौर पर जो हिंदू परिवार के लोग थे वे अधिक बल देते थे, मतलब उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती थी। लेकिन जिस आगे चलकर जैसे जैसे ये परिवर्तन होने लग गए, तो आगे चलकर जो मुस्लिम जो परिवार के सुधारक थे, उन्होंने भी जो कुरान है उसकी आयतों से बहुत से उदाहरण ढूंढे कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उनको भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो बहुत से ऐसी महिलाएं हुई या ऐसा बहुत सा परिवार हुआ जिनको शिक्षा प्राप्ति के लिए वे घर में ही अपने जो शिक्षक होते थे उनको घर पे बुला के ही वो शिक्षा प्राप्त करने लग गई। तो इस प्रकार
सामाजिक परिवर्तन होते चले गए। और साथ ही साथ महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब महिलाओं के बारे में ही महिलाएं लिखने लग गईं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम कानून अदा किया। ठीक है, अब मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने ही उस पर जोर दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। भोपाल की जो बेगमें थीं, भोपाल जो रजवाड़ा था, उनकी जो रानियां था, जो बेगमें थीं बादशाहों की, उन्होंने भोपाल में बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खुलवाया शिक्षा को बल देने के लिए। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिलाएं थीं। बेगम रुकैया सखावत एक ये भी प्रभावशाली महिला थी उस ज़माने में। और उन्होंने क्या किया, कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कहाँ पे? कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। तो वो जो समाज के जो धर्म के धार्मिक नेता थे, जैसे कि भिन्न भिन्न धर्मों में जो उनके नेता होते हैं, जो उसका संचालन करते हैं, उनका मानना था कि उनकी ही दृष्टि से समाज में महिलाओं को नीचे रखा गया है, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है।